हेलो गाइस एंड वेलकम टू coach.sovism। हमने यहाँ पर वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स को बहुत अच्छे से समझा और आज हम थोड़ा डीप डाइव करेंगे कैर डेटा टाइप के बारे में। उसके बाद हम एस्केप सीक्वेंसेस को भी पढ़ेंगे और टाइप कन्वर्जन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर यार मैंने नई फाइल्स बना ली है। कैर डेटा टाइप के लिए भी एक फाइल बना ली है, एस्केप सीक्वेंसेस की भी फाइल बना ली है, टाइप कन्वर्जन की भी फाइल बना ली है और इसे मैंने वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के फोल्डर में ही रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं कैर डेटा टाइप के लिए सीपीपी बॉयलर प्लेट लगाऊंगा। सीपीपी बॉयलर प्लेट मैंने यहाँ पर लगा दी है, जिसमें हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी और मेन फंक्शन हमारा यहाँ पर हमें मिलता है। अगर आपको नहीं पता बॉयलर प्लेट के बारे में तो यहाँ पर आप सेटिंग्स में जाओ, कॉन्फ़िगर यूजर स्निपेट्स में जाओ और यहाँ पर आपको cpp.json फाइल मिल जाएगी और इसमें हमने बॉडी में अपने बॉयलर प्लेट का कोड डाला हुआ है। और अगर आपको नहीं पता बॉयलर प्लेट्स के बारे में तो आप यहाँ पर C++ के कोर्स में जाओ मेरे चैनल पर, जहाँ पर मैंने अच्छे से कुछ लास्ट वीडियोस में ये सब बताया हुआ है। यहाँ पर बॉयलर प्लेट तो लग चुकी है, थोड़ा इसे जूम इन कर लेता हूँ मैं। और अगर आपसे जूम इन और जूम आउट भी नहीं हो रहा है तो फिर भी आप यहाँ पर मैनेज में जाके सेटिंग्स में जाओगे और यहाँ पर आप माउस व्हील टाइप करोगे तो आपको यहाँ पर एक सेटिंग दिखेगी, एडिटर माउस व्हील जूम। तो इसे आप चेक कर दो। इससे हमारा होगा क्या, हम जब भी यहाँ पर अपने एडिटर में होंगे और आप कंट्रोल की के साथ माउस व्हील को घुमाओगे तो आपका जूम इन और जूम आउट हो जाएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं। यहाँ पर हमें कैर डेटा टाइप के बारे में पढ़ना है, तो मैं कैर डेटा टाइप का एक वेरिएबल बना देता हूँ। फेव कैर मेरा वेरिएबल रहेगा। फेव कैर मतलब फेवरेट कैरेक्टर का हमारा एक वेरिएबल है। तो इसमें एक हम अपना फेवरेट कैरेक्टर भी लगा ही देते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि ए मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। मैं इसे सी आउट के थ्रू प्रिंट करा दूंगा। यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है उसका नाम हम लिखेंगे और उसके बाद हम एंडल लगा देंगे और अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देखेंगे। और सही बताऊं तो यार ये चीजें तो हम पहले भी कर चुके हैं, बट इसके आगे जो आज मैं आपको समझाने वाला हूँ वो कुछ नया है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है इस कोर्स में आगे बढ़ने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर इसे रन करता हूँ। रन करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि ए प्रिंट हो गया है। ए हमारा आउटपुट में आ चुका है और ये तो एक्सपेक्टेड ही था, ये चीज हमें पता ही है। और अब आगे यहाँ पर हम देखते हैं यार, अगर मैं कहूँ कि फेव कैर जो हमारा वेरिएबल है उसमें मैं नया वेरिएबल असाइन करना चाहता हूँ। नया वेरिएबल मान लो मैंने बी असाइन कर दिया। बी असाइन करके फिर से ये जो हमारी लाइन है उसे मैंने यहाँ पर नीचे लगा दिया और कहा कि इसी को फिर से प्रिंट कर दो। तो अब हमारा फेव कैर बी प्रिंट होगा। इसको हम रन करके भी देख लेते हैं एक बार। अगर मैंने इसे रन किया तो यहाँ पर फिर से ए ही आ गया और ये ए इसलिए आया है क्योंकि मैंने इसे सेव नहीं किया था। यहाँ पर आप देख सकते हो ये डॉट बन रहा है। कंट्रोल एस से पहले मैं सेव करूंगा, उसके बाद इसे रन करूंगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ए और बी दोनों आ चुके हैं। तो हम ये चीज तो कर ही सकते हैं वेरिएबल्स के साथ, बट अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि ये जो फेव कैर है इसमें मैं 68 डाल दूं। 68 तो एक इंटीजर है। आप इस पे होवर करोगे तो आप देख सकते हो कि ये इंटीजर टाइप का लिटरल है और हम इसे एक कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पर कोई एरर आना चाहिए? लॉजिकली आप सोचो तो कोई एरर तो आना ही चाहिए। तो हम यहाँ पर देख ही लेते हैं। सी आउट कर देता हूं मैं और फिर से फेव कैर को मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगा और एंडल के साथ इस लाइन को खत्म करूंगा और फिर से इसे कंट्रोल एस से सेव करके रन कराऊंगा। तो यहाँ पर आप आउटपुट में देखो यार, आउटपुट में आपको दिखेगा कि ए, बी और डी प्रिंट हुआ है। तो यहाँ पर तो एरर आया ही नहीं। एरर तो आना चाहिए था बट एरर नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है कि 68 यहाँ पर असाइन हो गया है फेव कैर में, बट 68 यहाँ पर असाइन हुआ है। तो यहाँ पर डी कैसे प्रिंट हो रहा है, इसी चीज को हमें समझना है। और इस चीज को समझने के लिए मैं आपको आज समझाऊंगा एस्काई टेबल के बारे में। एस्काई टेबल हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको हमें समझना पड़ेगा कैर डेटा टाइप को समझने के लिए और कैसे ये जो हमारे कैरेक्टर्स हैं जाके सेव होते हैं हमारी मेमोरी में। हमें ये बात पता है कि ये जो कैर डेटा टाइप है इसके जो वेरिएबल्स होते हैं वो 1 बाइट के होते हैं। 1 बाइट के वेरिएबल्स होते हैं और उसमें हम अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स को सेव कर सकते हैं। हम चाहे तो यहाँ पर लोअर केस ए को सेव कर सकते हैं, हम चाहे तो अपर केस ए को सेव कर सकते हैं और ऐसे ही बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो हमारे कीबोर्ड में होते हैं जिन्हें हम डाल सकते हैं। अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया था, यहाँ पर मैंने 68 असाइन किया था। 68 असाइन करने पर हमारा यहाँ पर डी प्रिंट हुआ था। तो आप देख सकते हो कि ये जो 68 यहाँ पर नंबर है इसके लिए हमारा जो कैरेक्टर है वो डी है और वही चीज यहाँ पर हुई है और इसीलिए आपको ये एस्काई टेबल को समझना जरूरी होगा। पहले मैं ये टेबल थोड़ी सी आपको समझा देता हूँ। डेक का मतलब यहाँ पर है डेसिमल। डेसिमल मतलब हमारे जो डेसिमल नंबर्स जो हम नंबर सिस्टम जानते हैं बचपन से
हम 0 1 2 3 4 और काउंटिंग करते आए हैं, उसी को हम डेसिमल नंबर्स कहते हैं। तो कंप्यूटर साइंस में डेसिमल नंबर्स वही होते हैं जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं। और ये जो यहाँ पर हेक्स है, इसको हम हेक्साडेसिमल नंबर्स कहते हैं। ये भी एक नंबर सिस्टम होता है जो हमारा कंप्यूटर्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। और जैसे हमारे डेसिमल में 10 अलग अलग टाइप के डिजिट्स होते हैं, वैसे ही हेक्साडेसिमल में हमारे 16 अलग टाइप के डिजिट्स होते हैं। और ये हमारे लिए अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम C++ सीख रहे हैं, तो हमें नंबर सिस्टम्स में घुसने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये जो हेक्साडेसिमल का कॉलम है उसे आप कंप्लीटली इग्नोर करो और बस आप कैरेक्टर और डेसिमल में जाओ। और यहाँ पर ये जो कैर है वो हमारे अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स को डिफाइन करता है। तो हर टाइप की एक डेसिमल वैल्यू के लिए एक कैरेक्टर लिटरल भी होता है। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि जो ये हमारे कैरेक्टर्स हैं वो इंटरनली जब हम अपनी मेमोरी में जाके देखते हैं तो ये जो कैरेक्टर है वो पहले एक डेसिमल टाइप के नंबर में सेव होता है। और उसके बाद हम सब ये चीज जानते हैं कि जो कंप्यूटर है वो बस मशीन लैंग्वेज समझता है, मतलब बाइनरी लैंग्वेज समझता है। उसका मतलब जीरोस और वंस की ही लैंग्वेज को समझ सकता है। तो ये जो डेसिमल नंबर्स हैं, जैसे ये 68 है, ये 68 इंटरनली हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में जीरोस और वन के फॉर्म में ही सेव होता है। लेकिन हम जब आउटपुट करते हैं तो हमारा कैरेक्टर ही प्रिंट होगा। तो इस चीज को मैं आपको लिख के समझाता हूँ कि ये जो कैर होता है वो पहले एक डेसिमल नंबर में कन्वर्ट होता है और उसके बाद ये एक बाइनरी नंबर में कन्वर्ट होता है। क्योंकि ये जो कैरेक्टर्स हैं इन्हें अगर हमें सेव करना है अपनी मेमोरी में तो इवेंचुअली जाके उन्हें बाइनरी में ही करना होगा। और इसीलिए ये ASCII टेबल भी बनी हुई है कि हर कैरेक्टर के लिए हमने एक डेसिमल नंबर असाइन कर रखा है और इस नंबर के अकॉर्डिंग ही हमारे ये अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं। आप यहाँ देख सकते हो कि हमारे अपर केस कैरेक्टर्स अलग हैं और यहाँ पर लोअर केस कैरेक्टर्स अलग हैं। और यहाँ पर हमारे कैरेक्टर में 0 से लेकर 9 को भी हम सेव कर सकते हैं और ये कैरेक्टर के फॉर्म में ही सेव होंगे। आपको ये ASCII टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको समझाना चाहता था कि ये जो कैरेक्टर्स हैं वो फाइनली जाके हमारे कंप्यूटर में सेव होते हैं और डेसिमल नंबर्स को भी हम यूज करके अपने कैरेक्टर्स को असाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं इस फेव कैर में कुछ नई चीजों को असाइन करके आपको दिखाता हूँ। ये लाइन में हटा देता हूँ क्योंकि ये कोड का पार्ट नहीं है। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि ये जो फेव कैर है मेरा, इसमें असाइन करो 0। तो हम यहाँ पर अगर 0 इंटीजर के फॉर्म में डालेंगे तो यहाँ क्या होगा, ये जो नल कैरेक्टर है वो सेव होगा। बट हमें अगर ये चाहिए कि हमारा जो कैरेक्टर 0 है वो सेव हो तो हमें यहाँ पर 48 देना पड़ेगा। 48 अगर हम देते हैं और फिर इस लाइन को हम प्रिंट कराते हैं तो आपका 0 जो है वो प्रिंट होगा और वो एक कैरेक्टर के फॉर्म में प्रिंट होगा। और अगर आप डेसिमल नंबर्स नहीं देना चाहते हो तो आप यहाँ पर कैरेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हो। मतलब अब मैं यहाँ पर 0 लिखूंगा तो ये भी उसी चीज को प्रिंट करेगा और 48 भी उसी चीज को प्रिंट करेगा। इसे हम देख लेते हैं एक बार रन करके। कंट्रोल S से सेव करो और उसके बाद रन करो। आप यहाँ देखोगे कि 0 ही प्रिंट हो रहा है और ये एक कैरेक्टर है। ये एक इंटीजर लिटरल के फॉर्म में नहीं प्रिंट होगा, ये एक कैरेक्टर लिटरल के फॉर्म में प्रिंट होगा क्योंकि हमने 48 असाइन किया है। वो ASCII टेबल में हमारा इस कैरेक्टर को डिपिक्ट करता है। तो आई होप आप समझ गए हो ये कैसे वर्क कर रहा है। इसको भी मैं एक बार प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ। ऊपर वाली लाइन मैंने कमेंट कर दी, नीचे वाली लाइन को हम वापस सेव करेंगे कंट्रोल S से और उसके बाद फिर से रन करेंगे तो आप देखोगे वही आउटपुट फिर से आएगा। तो आई होप आपको ASCII टेबल क्या है और क्यों ये बनाई गई है ये समझ आया हो। इसके बाद यार हम यहाँ पर अपनी वीडियो में एस्केप सीक्वेंसेस को समझते हैं। मैंने यहाँ पर पहले से एक फाइल बनाई हुई है ताकि हमें ज्यादा टाइम ना देना पड़े और यहाँ पर बॉयलर प्लेट और सारा कोड भी लिखा हुआ है और इसको मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हमारे एस्केप सीक्वेंसेस काम करते हैं C++ में। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आगे आप कभी भी कोड देखोगे तो वहां पर एस्केप सीक्वेंसेस का बहुत यूज दिखेगा आपको। An escape sequence in C++ is a sequence of characters। मतलब ये एक सीक्वेंस है कैरेक्टर्स का which doesn't represent itself when used inside a string literal। तो ये जो escape sequences होते हैं ये हमारे string literal के अंदर यूज होते हैं और ये अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ये एक किसी और चीज को ही रिप्रेजेंट करते हैं। इनका एक अलग मीनिंग होता है, इनका एक टास्क होता है। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इस चीज को समझते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है, ये बैकस्लैश एन एक एस्केप सीक्वेंस है। एस्केप सीक्वेंसेस जो होते हैं ना वो आप हमेशा देखोगे एक बैकस्लैश के साथ शुरू होंगे और उसके बाद एक कैरेक्टर होगा और ये किसी स्पेशल चीज को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे एक स्ट्रिंग लिटरल के अंदर। ये हमारी एक स्ट्रिंग लिटरल है। इसमें हमने क्या किया है, हमने सी आउट किया codes.sobism is teaching C++ प्रोग्रामिंग।
यहाँ पर हमने एंडल नहीं लगाया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। और इसके लिए हमने यहाँ पर \n लगा दिया। न्यू लाइन कैरेक्टर से हम बोलते हैं। जहां भी हम \n लगा देते हैं वहां एक नई लाइन बन जाती है। ये जो नीचे की चीजें हैं उन्हें एक बार मैं कमेंट करके आपको ये चीज समझाना चाहूंगा। आप यहाँ पर देखो यार, \n मैंने यहाँ यूज किया, codes.sobism is teaching C++ प्रोग्रामिंग किया, और उसके बाद हमने एक नई लाइन भी प्रिंट करी है। अभी मैं इसको कंट्रोल से सेव करके आपको रन करके डिफरेंस समझाऊंगा कि क्या होगा अगर हम \n यूज करेंगे और क्या होगा अगर हम उसे यूज ना करें। अब यहाँ देखो, codes.sobism is teaching C++ प्रोग्रामिंग। इसके बाद अगर हमने \n यूज नहीं किया होता तो यहाँ पर आउटपुट में नई लाइन नहीं आती, बट हमने यहाँ पर \n यूज किया है इसलिए हमारी नई लाइन आ गई है। और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाता हूँ, हम यहाँ स्ट्रिंग में इसे कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि मुझे टीचिंग के बाद नई लाइन चाहिए तो मैं यहाँ पर \n कर दूं। अगर मैं कहूँ कि मुझे codes.sobism के बाद नई लाइन चाहिए तो मैं यहाँ पर भी \n कर सकता हूँ। और इसको अगर मैं अब फिर से कंट्रोल से सेव करके रन करूं तो आप यहाँ पर देखोगे कुछ नई लाइंस हमें दिखेगी। मैंने बोला codes.sobism, उसके बाद \n क्या करेगा, बस एक नई लाइन को ले आएगा। नई लाइन आ गई, उसके बाद हमारा स्पेस के बाद इज है। तो आप यहाँ देख सकते हो आउटपुट में पहले स्पेस आएगा, फिर इज आएगा, फिर टीचिंग आएगा। टीचिंग के बाद हमने फिर से एक \n यूज किया तो ये फिर से एक नई लाइन को ले आएगा। नई लाइन के बाद यहाँ पर आप देखोगे कि एक फिर से स्पेस है, तो स्पेस के बाद C++ प्रोग्रामिंग आएगा, और उसके बाद फिर से एक \n है, तो यहाँ पर हम उसके बाद नई लाइन में आ जाएंगे और फिर codes.sobism की ये पूरी लाइन प्रिंट हो जाएगी। तो आई होप आपको \n का मतलब समझ आया हो, और जहां हम एंडल यूज नहीं करते वहां \n का यूज हम कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर \t है, एक नया एस्केप सीक्वेंस। पहले हमारा बैकस्लैश, फिर हमारा t। ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ये हमारा एक टैब स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। टैब स्पेस का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पर अपने एडिटर में हूं और मैं टैब क्लिक करूं तो यहाँ पर 4 स्पेस बार्स का स्पेस आ जाएगा, और इसी को हम टैब स्पेस कहते हैं। हमारी कोडिंग में इंटेंडेशन के लिए टैब स्पेस का बहुत यूज होता है। आप यहाँ देख सकते हो मेन फंक्शन के अंदर 4 स्पेसेस के बाद यहाँ पर सारे कोड्स लिखे हुए हैं, सारी लाइंस यहीं से हम शुरू कर रहे हैं। और टैब स्पेस का सिग्निफिकेंस आप आगे और भी अच्छे से समझते जाओगे, बट अभी ऐसा मान लो कि हमें थोड़ी ज्यादा स्पेस चाहिए तो हम \t कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो \t \n दोनों एक ही जगह पे यूज किए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि हम एक से ज्यादा एस्केप सीक्वेंसेस को भी अपने कोड में यूज कर सकते हैं एक ही स्ट्रिंग लिटरल के अंदर। अब यहाँ पर आगे वाले सारे एस्केप सीक्वेंसेस को आपको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हमारा बैकस्पेस है। अगर हमें बैकस्पेस चाहिए अपने प्रोग्राम में तो हम क्या करेंगे, \b कर देंगे, तो ये हमारा बैकस्पेस दे देगा। \t तो आप देख ही चुके हो यार, 2 लाइंस हमारी प्रिंट हो रही थी और यहाँ पर आपने देखा कि एक बड़ा स्पेस आया है, और ये \t की वजह से ही हुआ है। थर्ड लाइन हम प्रिंट करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए ये सारी लाइंस तो मुझे अनकॉमेंट करनी ही नहीं चाहिए थी, फिर से कमेंट कर देता हूँ। और अभी देखते हैं बस एक लाइन, ये बैकस्पेस को कंट्रोल से सेव करो और फिर यहाँ पर रन करो। आप यहाँ पर देखोगे कि हमारी जो थर्ड लाइन है उसमें स्पेस जा चुका है। codes.sobism इस के बीच में जो स्पेस था वो जा चुका है, और वो क्यों गया है, वो हमारा \b की वजह से गया है। ये जो स्पेस था ये बैकस्पेस बन गया, उसकी वजह से हमारा आउटपुट में स्पेस चला गया। एक्चुअली यार एक चीज बताता हूँ, ये बैकस्लैश क्यों होता है। अगर मैं बस t लिख दूंगा तो वो तो हमारा स्ट्रिंग का ही एक पार्ट बन जाएगा, और हमारा कंपाइलर समझ नहीं पाएगा कि हम टैब स्पेस को डालना चाहते हैं, या फिर हम बस n को लिख देंगे तो हमारा कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा, हमारा कंपाइलर नहीं समझ पाएगा कि हम एक नई लाइन डालना चाहते हैं। इसीलिए हम बैकस्लैश डालते हैं, और जैसे ही बैकस्लैश डलता है तो हमारा कंपाइलर समझ जाता है कि यार ये जो बैकस्लैश के बाद कैरेक्टर आएगा वो हमारा एस्केप सीक्वेंसेस के जैसे यूज होना चाहता है, और हमारा \t है तो इसका मतलब ये है कि हम एक टैब स्पेस देना चाहते हैं, \n है तो इसका मतलब हम एक नई लाइन को देना चाहते हैं। और वैसे ही हमारा ये \b और आगे के जितने भी एस्केप सीक्वेंसेस है उन्हें हम देखेंगे। मैं इस लाइन को अनकॉमेंट कर रहा हूँ, और यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि कंट्रोल से मैं सेव करूंगा और codes.sobism \, और उसके बाद एक और \। हमें अगर अपने प्रोग्राम में \/ चाहिए होगा तो हम कैसे डालेंगे। अगर हम बस एक \/ डालते हैं तो वो एरर जैसा होने लगेगा, क्योंकि ये एक एस्केप सीक्वेंस को एक्सपेक्ट करेगा। ये एक्सपेक्ट करेगा कि \/ के बाद यार आप एक कैरेक्टर डालो, आप या तो n डालो, या तो आप t डालो, या तो आप b डालो, और उसे लगेगा कि हम एस्केप सीक्वेंस देना चाहते थे, इसलिए ये एक एरर कॉज कर देगा।
इसीलिए अगर हमें बैकस्लैश चाहिए अपने आउटपुट में तो हम क्या करते हैं, हम 2 बैकस्लैश लिखते हैं और उसके बाद प्रिंट बस एक बैकस्लैश होता है। मैं सेव करके इसे रन करके आपको दिखाऊंगा और देखो जो हमारी नई लाइन है उसमें क्या प्रिंट हुआ है, कोड्स डॉट सोबिज्म एक बैकस्लैश है और उसके बाद इस टीचिंग C++ प्रोग्रामिंग। आई होप आपको समझ आया हो। नई लाइंस हमारी इसलिए आ रही है क्योंकि हमने बैकस्लैश एन का यूज किया है। अब हमें सिंगल कोट्स के बारे में देखना है। मैं सिंगल कोट्स को आपको दिखाता हूँ। ये लाइन को मैंने अनकॉमेंट किया, कंट्रोल एस से सेव करके मैं इसे रन करूंगा। रन करूंगा तो आप देखोगे कोड्स डॉट सोबिज्म ये हमारा सिंगल कोट आया है और यहाँ पर हमने बैकस्लैश सिंगल कोट लिखा था, मतलब हमने एक एस्केप सीक्वेंस लिखा था। ऐसे ही हमारा डबल कोट का भी एक एस्केप सीक्वेंस है और ये डबल कोट का एस्केप सीक्वेंस तो आप समझ जाओ इसलिए बनाया गया कि अगर आप बस डबल कोट लिखोगे तो इसे लगेगा कि यार ये स्ट्रिंग खत्म हो चुकी है और इतने को ही ये स्ट्रिंग मानेगा और आगे का जो कोड है वो एक एरर को कॉज कर देगा। इसलिए हमें पहले बैकस्लैश लगाना पड़ता है और उसके बाद ये डबल कोट डालना पड़ता है। और आप आउटपुट में अभी देखोगे, मैं कंट्रोल एस से सेव करके इसे रन कराऊंगा तो आउटपुट में वो एक डबल कोट को ही रिप्रेजेंट करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हो सकता है कहीं हमें अपनी स्ट्रिंग में एक डबल कोट चाहिए हो सकता है हमें बैकस्लैश चाहिए हो तो फिर एक प्रॉब्लम होगी, हमें एक बैक स्पेस चाहिए होगा तो हमने बैकस्लैश बी किया है, नई लाइंस हमें चाहिए थी तो हमने बैकस्लैश एन कर दिया, टैब स्पेस के लिए हमने ये कर दिया। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई हो। ये बहुत सिंपल टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये चीज आपको मैं समझाऊं। ये सारे कोड्स आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। अब हम आगे बढ़ेंगे यार एक नए टॉपिक पे और ये टॉपिक हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइप कन्वर्जन। सबसे पहले हम देखेंगे अ टाइप कास्ट इज बेसिकली कन्वर्जन फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। इसका मतलब एक टाइप की चीज को दूसरी टाइप में कन्वर्ट करने को ही टाइप कास्ट कहते हैं। दूसरा, 2 टाइप के टाइप कन्वर्जन होते हैं यार यहाँ पर। हमारी C++ में इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है। इसका मतलब क्या है, ऑल्सो नोन एज ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। मतलब अपने आप एक टाइप कन्वर्जन कर दिया गया कंपाइलर के थ्रू। ये कब होता है, डन बाय द कंपाइलर ऑन इट्स ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल ट्रिगर फ्रॉम द यूजर। यूजर नहीं कह रहा बट हमारा जो कंपाइलर है वो अपने आप इस टाइप कन्वर्जन को कर देता है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, जनरली टेक्स प्लेस व्हेन इन एन एक्सप्रेशन मोर देन वन डेटा टाइप इज प्रेजेंट। इन सच कंडीशन टाइप कन्वर्जन या फिर टाइप प्रमोशन टेक्स प्लेस टू अवॉइड लॉस ऑफ डेटा। होता क्या है यार, कभी कभी कुछ एक्सप्रेशंस में ना हमने क्या किया, एक डेसिमल टाइप के नंबर को ऐड कर दिया एक इंटीजर टाइप के नंबर में। तो क्या होगा, इसमें हमारा डेटा लूज ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, किसी एक को हम दूसरे टाइप में पहले कन्वर्ट कर देते हैं फिर उन्हें हम ऐड कर देते हैं। इस चीज को हम आगे देखेंगे भी। दूसरा जो हमारा टाइप होता है वो होता है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में क्या होता है, दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड टाइप कास्टिंग एंड इट इज यूजर डिफाइंड। मतलब यूजर हमारा अपने आप चाहता है कि कोई एक लिटरल है, कोई एक वेरिएबल है, उसे हम दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर दें। इस चीज को अभी हम देखेंगे। Here the user can typecast the result to make it to a particular data type। ये सारी चीजें अभी हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। टाइप कास्टिंग का मतलब बस इतना है कि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप के लिटरल में हमने चेंज कर दिया। ये हम अपने आप भी कर सकते हैं और कभी कभी कंपाइलर खुद भी कर देता है जब जरूरत होती है। इम्प्लिसिट का एग्जाम्पल यहाँ पर देखो यार, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। हमने जब कैरेक्टर डेटा टाइप को पढ़ा था तब भी हमने देखा था, उस चीज को भी मैं बताऊंगा। आप यहाँ देखो यार, ये 68 एक इंटीजर है। इंटीजर टाइप का लिटरल 68 है। हमने क्या किया, कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल फेव कैर है, इस फेव कैर में हमने सेव कराया एक इंटीजर टाइप का लिटरल। तो यहाँ क्या हुआ, 68 को इसने अपने आप कन्वर्ट कर दिया और उसे कन्वर्ट किस चीज में किया, उसने डी में कन्वर्ट किया। क्योंकि अगर हम ASCII वैल्यूज को देखें तो 68 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, 68 के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर डी है, तो डी हमारा यहाँ प्रिंट हो जाएगा। तो 68 जो एक इंटीजर है उसे कन्वर्ट कर दिया डी जो एक कैरेक्टर है। आप यहाँ देखो, कैर अगर हम देखेंगे ये कैर तो है लेकिन इसका जो इंटीजर वैल्यू थी वो 68 ही थी। और इसी चीज को हम ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन बोलते हैं या फिर हम इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। ये चीज अभी मैंने पढ़ाई भी नहीं थी तब भी इसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देखा था। और ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो हम इस कोर्स में यार इंटरकनेक्ट करके समझते जाएंगे। आगे हम यहाँ पर टाइप कन्वर्जन में ही देखते हैं। आपने इंट एक्स किया, मतलब इंटीजर टाइप का एक एक्स वेरिएबल बनाया, उसमें हमने 10 सेव कर दिया, मतलब 10 एक इंटीजर को हमने सेव कर दिया। कैरेक्टर वाई बनाया, उसके बाद हमने उसमें ए सेव कर दिया। यहाँ पर आप देखो ये लोअर केस ए है,
ये है तो एक कैरेक्टर, लेकिन इसकी ASCII वैल्यू क्या है, यहाँ पर हम ASCII टेबल में देखते हैं। अगर आपको ASCII टेबल चाहिए तो आप गूगल कर लेना ASCII टेबल, आपको ये टेबल मिल जाएगी। क्योंकि मैं ये रेकमेंड नहीं करूंगा कि बैठ के आप इस चीज को लर्न करो, इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे जैसे हम कोडिंग करते जाएंगे हम समझते जाएंगे कि कौन से नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू रहती है कैरेक्टर की। यहाँ पर ए के कॉरस्पॉन्डिंग आप देखो 97 है, और यहाँ पर अगर मैं होवर कर रहा हूँ ए पे तो आप यहाँ देखो कैर 97 है। तो हमने एक कैरेक्टर भी बना लिया, हमने एक इंटीजर भी बना लिया। अब यहाँ देखो मैं क्या करूंगा, y implicitly converted into int, ASCII value of a is 97। ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ। इन दोनों लाइंस को मैं अनकॉमेंट करूंगा क्योंकि यही कोड का पार्ट है। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ आप ध्यान से देखना, x में मैं रीअसाइन कर रहा हूँ x प्लस y। इसका मतलब क्या, जो x की पहले वैल्यू थी जो कि 10 थी वो, और ऐड कर दो a। हमने क्या किया, हमने एक कैरेक्टर को एक इंटीजर में ऐड करवाया, इंटीजर x, और इस पे होवर करोगे तो कैरेक्टर y। इन दोनों को हमने ऐड करवाया है। यहाँ पर c नहीं होगा, यहाँ पर y होगा। यार ये गलती से c लिख दिया होगा मैंने। अब आप देखो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो एक आंसर जो आएगा वो इंटीजर ही होगा, और ये हमारा कंपाइलर अपने आप कर रहा है ताकि यहाँ पर कोई एरर ना आए। और होगा क्या, a की जो वैल्यू है ना, ये y पहले जाके देखेगा कि इसमें क्या सेव्ड है। इसमें हमारा a सेव्ड है। यहाँ पे होगा क्या मैं आपको दिखा रहा हूँ, x की जगह तो 10 आ जाएगा, और y की जगह क्या आएगा, y की जगह यहाँ पर a आएगा। अब ये कैसे ऐड होगा यार, इसको हमारा कंपाइलर समझेगा कि a को यार मैं 97 कर देता हूँ, और फिर यहाँ पर ये 97 कर देगा। 97 और 10 ऐड होके 107 आंसर आना चाहिए। अभी देखते हैं हम, इस चीज को मैं हटाता हूँ, ये एक्सप्लेन करने के लिए लिखा था। कोड हमारा बस इतना ही है। कंट्रोल एस से सेव करके रन करूंगा मैं यहाँ पर, और आउटपुट आप देखो यहाँ पर क्या आया है। यहाँ पर आउटपुट फर्स्ट लाइन देखो, नीचे कुछ लाइंस भी हैं इसलिए वो आ रही हैं, बट सबसे पहली लाइन जो है उसको आप देखो, सबसे पहली लाइन 107 है। 107 यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। क्यों, क्योंकि हमने x में एक नई वैल्यू को असाइन किया, उसकी पुरानी वैल्यू 10 और एक 97 जो वैल्यू है उसे ऐड करके हमने असाइन कर दिया x में, तो 107 हमारा यहाँ पर प्रिंट हो गया है। तो आई होप आपको समझ आया हो कि कैसे यहाँ पर इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन हुआ है a का। अब हम नीचे आते हैं और देखते हैं और नई चीजें। ये पूरा कोड का पार्ट है तो इसको मैं अनकॉमेंट करता हूं, और आप यहाँ देखो x इज इम्प्लिसिटली कन्वर्टेड इनटू फ्लोट। ये क्यों होगा, ताकि हमारा कोई डेटा लूज ना हो। मैंने यहाँ क्या किया यार, एक फ्लोट टाइप का z बनाया। इसका मतलब क्या, मैं एक z वेरिएबल बना रहा हूँ जो फ्लोट है, उसमें मैं पहले 10 ऐड करूंगा और फिर मैं 1 ऐड करूंगा जो एक डबल टाइप की वैल्यू है, मतलब एक डेसिमल टाइप की वैल्यू है। तो एक डेसिमल और एक हमारा इंटीजर, तो क्या होगा, ये इंटीजर को ही हमारा पहले फ्लोट में चेंज कर देगा और उसके बाद ये इसे आउटपुट देगा। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो एक्स वाई जेड की वैल्यू हम प्रिंट करवा रहे हैं। इसको मैं एक बार रन करता हूं, और यहाँ पर आउटपुट को पहले आप देखो। आउटपुट हमारा क्या आया, x 107 है, ये चीज हमें पता थी कि x 107 है। y हमारा a है, ये चीज हमें पता थी कि y एक कैरेक्टर है तो वो a ही प्रिंट होगा। अब z जो है वो हमारा एक फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू है, तो यहाँ पर 108 प्रिंट हो चुका है। मैं एक और एग्जांपल छोटा सा यहीं पे आपको दे देता हूँ। मान लो मैंने फ्लोट टाइप की वैल्यू बनाई c और उसमें मैंने सेव कराया 45.56। 45.56 मैंने सेव करा दिया। अब मैं क्या कहूंगा, c को यार एक नई वैल्यू हम देते हैं, c में हम c प्लस x कर देते हैं। x हमें पता है 107 था, यहाँ पर 107 में को हमने ऐड कर दिया c में। x हमारा एक इंटीजर है और c हमारा एक फ्लोट है, तो यहाँ पर होगा क्या, x जो है वो फ्लोट में पहले कन्वर्ट होगा और उसके बाद वहां 45.56 को ऐड कर देगा। आप यहाँ पर c आउट करके c की वैल्यू को देख भी सकते हो। मैं यहाँ एंडल भी कर देता हूँ नई लाइन के लिए, और फिर इसे सेव करके मैं रन करूंगा, और आप यहाँ देखोगे 152.56 प्रिंट हो जाएगा। हम यहाँ पर ना डेटा को लूज नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने जो इंटीजर है उसे चेंज किया है, ना कि हमने फ्लोट को चेंज किया। अगर मैं फ्लोट को इंटीजर में चेंज करता तो होता क्या, यहाँ पर 45 बन जाता ये, और 45 प्लस हम 107 करते तो ये 152 बनता। बट फाइनली हमारा डेटा लूज हुआ होता, और वो डेटा क्या था 0.56, और इसी से हमारा ये जो डेटा है वो लूज नहीं हुआ। ये भी एक इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन का अच्छा एग्जांपल है। अब हम नीचे चलते हैं, अब हम एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन को देखते हैं। इन लाइंस को मैं अनकॉमेंट करूंगा और आपको समझाऊंगा कैसे होता है।
पहले आप ये चीज देखो यार, ये सिंटैक्स है, ये सिंटैक्स है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन का, मतलब टाइप कास्टिंग का। हमने क्या किया, पहले हमने एक ब्रैकेट्स बनाए और फिर हमने उसके अंदर इंट लिख दिया। इंट हमें पता है डेटा टाइप है, तो हमारा कंपाइलर समझ जाएगा इस चीज को। पहले मैं पूरा समझाता हूँ। मैंने क्या किया, डबल टाइप का एक नंबर बनाया, नम मैंने बनाया और उसमें 1.2 सेव करा दिया। डबल हमें पता है हमारी फ्लोटिंग नंबर्स को ही सेव करता है, बट उसमें प्रेसिजन ज्यादा रखता है। यहाँ पर ये जो सम है, मैंने एक सम निकालने की कोशिश करी, बट ये इंटीजर टाइप का सम है। और मैं क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि मैं नम जो डबल टाइप का वेरिएबल है उसे इंटीजर में चेंज करूं, और वन जो इंटीजर टाइप का था वो इंटीजर टाइप में ही रहेगा। और उसके बाद यहाँ अगर आप सम देखोगे तो 2 आएगा। मैं इसे कंट्रोल एस से सेव करके आपको रन करके एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो सम इक्वल्स 2 आ चुका है। तो हम एक्सप्लिसिटली भी इस चीज को कर सकते हैं। इसी चीज का एक और सिंटैक्स मैं आपको बताता हूँ। नम जो हमारा वेरिएबल है उसे ब्रैकेट्स में डाल दूंगा और इंट को मैं अलग से लिखूंगा, तो ये भी काम करेगा। कंट्रोल एस से सेव करके मैंने रन करके आपको दिखाया यहाँ पर, तो फिर से सम की वैल्यू 2 आई है। और ये दोनों सिंटैक्स ही काम करते हैं। आगे हम ये जो टाइप कास्टिंग है ना यार, इसे बहुत अच्छे से देखेंगे। पूरे कोर्स में टाइप कास्टिंग का बहुत यूज होने वाला है। और ये जो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग है, ये चीज आपको समझ आ गई होगी। ये बड़ी लॉजिकल सी है, ये बेसिक सी चीज है। इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा। यहाँ पर नया एग्जाम्पल अभी देखते हैं। यहाँ मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर कैर टाइप का एक वेरिएबल बनाया। कैर टाइप का वेरिएबल माई कैर, उसमें हमने ए सेव कराया और मैंने सी आउट किया। मैंने बोला यार इंटीजर वैल्यू चाहिए मुझे जो एस्काई वैल्यू है, डेसिमल एस्काई वैल्यू है, मुझे वो चाहिए। तो मैंने यहाँ क्या किया, मैंने फोर्सफुली अपने कंपाइलर को बोला कि मेरा जो कैरेक्टर है ना उसे इंट में चेंज करो और उसके बाद उसे प्रिंट करो। कंट्रोल एस से सेव करके इस चीज को रन करके देखते हैं। सम के बाद आप देखो यहाँ 97 प्रिंट हुआ है। माई कैर में हमने ए सेव किया था और प्रिंट हमारा 97 हुआ है। ये क्यों हुआ है, क्योंकि हमने इंटीजर में इसे चेंज कर दिया। और अगर आप ये इंट नहीं करते तो हमारा ए ही प्रिंट होता। इसको सेव करके मैं रन करके दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ए हमारा प्रिंट हुआ है। और इस चीज को मैं वापस चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ये कोड भी आपको देना है और सारे एग्जाम्पल्स इसमें अच्छे से लिखे होने चाहिए। मैं इसे सेव कर रहा हूँ और छोटे मोटे एग्जाम्पल्स और दिखाता हूँ। हम जानते हैं कि बूलियन टाइप की भी वैल्यू होती है और उसमें हम सेव कर सकते हैं ट्रू, या तो हम सेव कर सकते हैं फॉल्स। इस पे मैं होवर करूंगा तो आप देखोगे ये बूल टाइप की वैल्यू ट्रू है, और अगर मैं चाहूँ तो इसे फॉल्स भी कर सकता हूँ। इस पे मैंने होवर किया तो देखो ये फॉल्स आ रहा है। अभी आप यहाँ देखो, मैंने क्या कहा, बूल टाइप का एक वेरिएबल बनाया। वेरिएबल का नाम क्या है, कैन ड्राइव। मतलब ये वेरिएबल सेव करेगा कि क्या मैं गाड़ी चला सकता हूँ या मैं गाड़ी नहीं चला सकता। तो इसके दो ही आंसर्स होंगे। फॉल्स है, इसका मतलब ये है कि मैं गाड़ी नहीं चला सकता। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन दिखाऊंगा बूल का। मैंने क्या कहा, इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाओ यार। इंटीजर टाइप का वेरिएबल कैन ड्राइव, और इंट मैंने वहां ऐड कर दिया कि इंटीजर वैल्यू सेव होगी। और इंटीजर वैल्यू में हमने कैन ड्राइव को असाइन कर दिया। ये क्या करेगा, ये देखेगा कि यार ये तो एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है, बट ये जो कैन ड्राइव है ये तो बूल है। फिर ये क्या करेगा, ये बूल को पहले देखेगा, यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा। और फॉल्स के लिए ये ढूंढेगा कि क्या एक इंटीजर वैल्यू हम बना सकते हैं। ये कोशिश करेगा कि कोई एरर ना आए और हमारा ये जो फॉल्स है वो कन्वर्ट हो जाए इंटीजर टाइप में। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो फॉल्स होता है वो हमेशा 0 में कन्वर्ट होता है, और जो ट्रू होता है उसे हमेशा 1 में ही माना जाता है। और यही हमारा लॉजिक होता है मशीन्स का। जब हमारा नो सिग्नल होता है तो मतलब 0 रहता है और उसी को हम फॉल्स बोलते हैं, और जब सिग्नल आता है तो वो हमारा 1 होता है और उसे हम ट्रू बोलते हैं। तो इसे मैं हटाता हूं, और आपका ये जो कैन ड्राइव इंट है उसमें 0 सेव होना चाहिए। अभी हम यहाँ पर देखेंगे भी, यहाँ देखो कैन ड्राइव इंट ये 0 है। और एक और लाइन है, इसे भी मैं आपको समझाता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने बोला ये जो कैन ड्राइव बूलियन टाइप की वैल्यू है ना, इसे आप चेंज करो, इसे आप टाइप कास्ट करो इंट में। और हमने इंट में टाइप कास्ट किया, तो ये जो कैन ड्राइव है इसमें फॉल्स की जगह हमारा 0 प्रिंट होगा। इसे मैं सेव करके फिर से रन करा रहा हूँ। आप यहाँ देखोगे 0 0 प्रिंट हुआ है। 0 पहले हमारे इंटीजर के लिए, ये जो हमने इम्प्लिसिटली चेंज कराया था और सेव किया था कैन ड्राइव इंट में, इसके लिए भी 0 ही प्रिंट होगा। और जो हमने इंटीजर वैल्यू निकाली है वो भी 0 प्रिंट होगा। तो आई होप आपको अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल समझ आए हो और टाइप कन्वर्जन का मतलब समझ आया हो। आगे हम थोड़ी कॉम्प्लेक्स कन्वर्जन भी करेंगे जब इस कोर्स में डिफिकल्ट चीजें हम पढ़ रहे होंगे।
अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट था और मैंने आपको टाइप कास्टिंग, टाइप कन्वर्जन के बारे में समझा दिया है। और यहाँ पर भी हमने एग्जांपल्स देखे कि कैसे कैर डेटा टाइप हमारा इंटीजर से कैरेक्टर में चेंज होता है, और जो हमारा कैरेक्टर्स होते हैं उनकी हमारी एस्काई वैल्यूज होती है जो डेसिमल वैल्यूज ही होती हैं, और इंटरनली हमारे कंप्यूटर में जाके ये जीरोस और वन के ही फॉर्म में सेव होते हैं। तो यार हमने काफी कुछ देख लिया है इस वीडियो में, और आई नो ये वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो आप एक ब्रेक लेके भी इस वीडियो को यहीं से आप शुरू कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर जब मैं एस्केप सीक्वेंसेस पढ़ा रहा था तो मैंने बैकस्लैश एन के बारे में बताया, मैंने आपको बताया कि न्यू लाइन के लिए हमारा यूज होता है बैकस्लैश एन। बट यहाँ पर अगर मैं इंसर्शन ऑपरेटर का यूज करके एक चेन बना के एंडल लिख दूं तो ये भी तो नई लाइन का ही काम करता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है यार, और इन दोनों में से कौन सा कब यूज करना चाहिए? काफी जगहों पे ये चीज आपको समझाई नहीं जाती है, इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ। और इसके लिए हमें इनपुट और आउटपुट बफर के बारे में समझना पड़ेगा, वो भी एक नई चीज है। और ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है यार। तो इस चीज को मैं हटा के एक नई फाइल बनाता हूँ, उसका नाम मैं रख देता हूँ इनपुट बफर। इनपुट बफर डॉट सीपीपी नई फाइल मैंने बनाई, और इसमें हम थोड़ा सा बफर के बारे में पढ़ेंगे। मुझे पता है आपको ये सारे टॉपिक्स नहीं पता और ये सब आपके लिए नया है, इसलिए आप धीरे 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 इन सारी चीजों को समझो, ग्रास्प करो, और अगर नहीं समझ आए तो वापस इस वीडियो को देखो। तो इनपुट बफर क्या है? इनपुट बफर यार एक मेमोरी है। आउटपुट बफर के बारे में भी यहीं पे हमें समझना है, ये दोनों चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले मैं बॉयलर प्लेट लगा देता हूँ, सीपीपी बॉयलर प्लेट मैंने लगा दी, और मैंने क्या कहा, मैं एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, एक नम हमारा है, उसमें हमने 45 दे दिया। चलो छोड़ो यार, 45 मत दो, बस एक वेरिएबल बना दो, और हम सी इन के थ्रू इसका इनपुट लेंगे अपने यूजर से। मैं क्या कहूंगा, सी इन नम, और इससे पहले मैं एक सी आउट भी कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि एंटर द नंबर, इसे नम 1 कर देता हूं मैं, क्योंकि हम यहाँ पर दो तीन नंबर्स को यूज करेंगे शायद। और यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया। उसके बाद मैंने कहा कि सी इन नम 1, तो मतलब हमारा यूजर नंबर 1 को डालेगा। उसके बाद मैंने क्या कहा, इंट नम 2 बनाओ। नम 2 मैंने बनाया, मैंने इसे भी सी इन के थ्रू ही लेना है, तो मैं पहले सी आउट करूंगा और मैं कहूंगा एंटर द नंबर 2। नंबर 2 मैंने लेने के लिए यहाँ पर सी आउट कर दिया है, और यहाँ पर सेमीकोलन से इस लाइन को खत्म करके मैंने सी इन किया। सी इन करके मैं कहूंगा नम 2। आई होप ये चीजें तो आपको समझ आ ही रही हैं, ये सब तो मैं पढ़ा चुका हूँ। अब यहाँ पर आप देखो, इनपुट बफर को मैं आपको समझाने वाला हूँ। हुआ क्या है, मैंने कहा है कि सी आउट एंटर द नंबर 1, और एक नंबर 1 हमने इंटीजर बनाया है और सी इन के थ्रू से लिया है, और वैसे ही हमने नम 2 के लिए किया है। अब यहाँ पर मैं सम करना चाहता हूँ मान लो, और मैं सी आउट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि द सम ऑफ num 1 and num 2 is, मैं यहाँ पर num 1 प्लस num 2 कर दूंगा। नया वेरिएबल मैंने नहीं बनाया, और यहीं पे num 1 प्लस num 2 करके एंडल कर दूंगा ताकि नई लाइन आ जाए। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके आपको दिखाऊंगा। कंट्रोल एस से सेव किया और इसे रन किया, यहाँ पर आ चुका है आउटपुट। मैं ये टर्मिनल थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ देखो नंबर 1, एंटर द नंबर 1, मैं 23 कर देता हूँ। एंटर द नंबर 2, 45 कर देता हूँ। यहाँ आउटपुट क्या आया, 23 प्लस 45 विच इज 68। अगर मैं इसे फिर से सेव करके रन करूं और एक अलग तरीके से मैं यहाँ पर इनपुट दूं, मैंने 34 डाला और स्पेस करके मैंने गलती से 45 भी लिख दिया। यहाँ पर मुझे एक ही नंबर मांगा था, बट मैंने दो नंबर्स दे दिए। तो यहाँ होगा क्या, अभी मैं आपको एंटर करके दिखाऊंगा, और यहाँ क्या होगा, एंटर द नंबर 2 आया, बट इसने हमसे लिया नहीं वो नंबर, इसने अपने आप वो नंबर अज्यूम कर लिया। और वो अज्यूम नहीं किया, वो वही नंबर है जो हमने पहले दे दिया था। हमने एक ही साथ दो नंबर दे दिए यार यहाँ पर, और हुआ क्या, 34 और 45 ऐड होके 79 बन गया। और नंबर 2 का जब प्रॉम्प्ट आया था, हमें यहाँ पर नंबर लेना था, बट उसने अपने आप ही ले लिया। और इसी बिहेवियर को समझाने के लिए मैं इनपुट बफर की यहाँ पर बात करूंगा। होता क्या है यार, ये सारी चीजें मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो ये मेमोरी की बात होती है। हमारी जो मेमोरी है, इसे मैं रैम बोल देता हूँ, ये हमारा रैम है, और यहां से हमारा इनपुट जा रहा है, और यहां से हमारा आउटपुट आ रहा है। आप समझ सकते हो, ये कंप्यूटर डिवाइस है, यहां से इनपुट गया है कीबोर्ड के थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू हमारा इनपुट गया, और आउटपुट हमारा आएगा स्क्रीन पे। स्क्रीन पे आउटपुट आने वाला है। सबसे पहले क्या होता है, हम जब एक इनपुट डालते हैं, मैंने 34 लिखा,
तो यहाँ पर रैम के अंदर एक छोटी सी मेमोरी बन जाती है। ये हमारा इसी को हम इनपुट बफर बोलते हैं। ये एक टेम्परेरी मेमोरी होती है और वैसे ही हमारा एक आउटपुट बफर भी बनता है। आउटपुट बफर भी एक टेम्परेरी मेमोरी होती है। सबसे पहले मैंने 34 लिखा, उसके बाद मैंने 45 लिखा, तो वो यहाँ पर जाता है इस मेमोरी में। इस मेमोरी को मैं आपको दिखाता हूं ऐसे, ये एक लाइन ऑफ मेमोरी है। तो होता क्या है, सबसे पहले हमने यहाँ पर 34 लिखा और यहाँ से जाने वाला था, यहाँ से हमने इनपुट डाला है, 34 लिखा, उसके बाद मैंने 45 लिखा। तो सबसे पहले 34 यहाँ से एंटर करेगा हमारे रैम के अंदर और हमारी प्रोसेसिंग होगी। उसके बाद हमारे ये 45 लाइन में खड़ा हो चुका है, ये इस क्यू का पार्ट बन चुका है और इस मेमोरी में ये जाके सेव हो चुका है और वो 34 के बाद जाएगा और फिर प्रोसेसिंग का पार्ट बनेगा। इस प्रोग्राम में क्या हुआ था, अभी हमने क्या किया था, हमने num1 बनाया, num2 बनाया। मैंने पहले सी इन किया, बोला num1 यहाँ पर दे दो, फिर मैंने सी इन किया, बोला num2 यहाँ पर दे दो। और मैंने जब num1 34 लिखा तो मैंने यहाँ पर एंटर करने की जगह मैंने यहाँ पर स्पेस डाला और स्पेस के बाद फिर 45 लिख दिया। तो ये मेमोरी के अंदर कैसे काम करेगा, पहले क्या होगा, ये 34 हमारा इनपुट बफर में जाएगा और यहाँ पर खड़ा हो जाएगा पहले, और फिर यहाँ पर ये 45 भी हमने लिख दिया है, तो ये स्पेस के साथ यहाँ 45 भी यहाँ पर इनपुट बफर में बैठ जाएगा। इन दोनों को सेव कर दिया इसने। अब ये नीचे आएगा, इसे num2 चाहिए, हमने कहा एंटर द नंबर 2 और यहाँ पर सीन के थ्रू हम num2 को लेने वाले थे। बट हुआ क्या, 34 तो num1 में जा चुका था, बट 45 जो था ना वो यहाँ पर आगे खड़ा था और 34 हट चुका था। 45 खड़ा था पहले से ही, तो num2 हम देते उससे पहले ही ये 45 वहां चला गया, तो हमें इनपुट करने का फिर से मौका नहीं मिला और num2 अपने आप उसने रीड कर लिया। और यही इनपुट बफर का कॉन्सेप्ट होता है। ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, बट काफी लोग इसे समझा नहीं पाते हैं। इनपुट बफर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमने एक बार अगर 3-4 वेरिएबल्स दे दिए, अगर मैंने यहाँ 56 भी लिख दिया होता तो ये 56 यहाँ पर बैठा रहता और आगे अपने प्रोग्राम में जब भी हम कोई सी इन करते तो वो 56 को पहले रीड करेगा और अगर 56 वहां फिट बैठ गया तो हमें फिर से इनपुट करने का मौका ही नहीं मिलेगा, वो अपने आप रीड कर लेता है, क्योंकि हमारा इनपुट बफर एक मेमोरी है जहां पे सारी चीजें सेव हो रही होती है। इस चीज को क्लियर करके कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू मैं ये चीज आपको समझाता हूँ। यहाँ पर हमने 2 नंबर्स का तो गेम देख लिया, अगर मैं इसी चीज को एक और नंबर के थ्रू करूं, अब मैं इस चीज को नीचे कॉपी कर दूं और मैं कहूं कि ये num3 है और यहाँ पर फिर से num3 है और एंटर द नंबर 3 मैंने बोला है और सम ऑफ num1, num2 एंड num3 हमें करना हो और मैं यहाँ पर प्लस num3 भी कर दूं। अब मैं कंट्रोल एस से इसे सेव कर रहा हूँ और अब इसे रन करूंगा। मैं टर्मिनल में रन हुआ, मैंने क्या कहा, एंटर द नंबर 1, मैंने 45, 56 और 70 दे दिया। ये तीनों एक ही साथ मैंने दे दिए स्पेस के थ्रू। ये पहले जाके इनपुट बफर में 45 को सेव कर देगा, फिर 56 को सेव कर देगा, फिर 70 को सेव कर देगा। फिर ये जो सी इन num1 था ना, इसके थ्रू ये 45 को तो ले लेगा, लेकिन ये इसके बाद हम जब नीचे आएंगे और एंटर द num2 बोलेगा और हम यहाँ पर सी इन num2 करेंगे तो हमें नया नंबर डालने का मौका नहीं मिलेगा, 56 अपने आप रीड हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, num3 की बारी जब आएगी तो फिर num3 भी अपने आप रीड हो जाएगा और हमें मौका नहीं मिलेगा। अगर मैं यहाँ से एंटर करता हूं तो आप यहाँ देख सकते हो वही चीज हुई है, एंटर द नंबर 2, एंटर द नंबर 3। हमें रीड करने का मौका तो नहीं मिला, बट यहाँ पर आंसर हमारा सही आ गया क्योंकि हमने 3 नंबर पहले ही दे दिए थे। इसको कुछ नए वेरिएबल्स के थ्रू हम समझ के देखते हैं यार। तो मैं एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बना देता हूँ। फेव कैर फिर से हम बना लेते हैं। फेव कैर में हम ए सेव कर लेते हैं, ए बड़ा वाला सेव कर लेते हैं, मतलब अपर केस ए को हमने सेव कर लिया। मैं सी आउट करूं, फेव कैर को ही हम यहाँ प्रिंट कर लेते हैं और एंडल कर देते हैं और इस चीज को हम ऊपर वाले सारे कोड को कमेंट कर देते हैं और नीचे वाले को अभी समझते हैं। कंट्रोल एस से सेव करके मैंने रन किया तो यहाँ आउटपुट देखो ए आ चुका है। अगर यहाँ पर मैं इनपुट लेना चाहता हूँ यूजर से, अगर यूजर से इनपुट लिया जाए और मैंने कहा कि फेव कैर ले लो, तो क्या होगा, अब यहाँ फेव कैर प्रिंट होगा जो हम देंगे। ये ए को हम हटा सकते हैं और अब इसे रन करके मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हमारा प्रॉम्प्ट किया कि यूजर इनपुट दे, चलो 56 दे के देखते हैं। मैंने इनपुट में दे दिया 56 और एंटर किया तो यहाँ 5 आ गया। इसमें हुआ क्या है, ये चीज आप समझने की कोशिश करना। ये इनपुट बफर में जाके 56 तो बैठ गया
और कैरेक्टर जो होता है ना वो बस एक डिजिट को ही रीड कर सकता है। ये ASCII वैल्यू की जो टेबल है इसको आप देखो, ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं ये बस एक डिजिट्स हैं। यहाँ पर आप 100 देखो तो 1 0 0 तीन चीजें हैं, बट डी जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग है वो एक ही चीज है। और इसीलिए हमारा 0 1 2 3 4 से लेकर 9 तक होता है, और उसके बाद 10 को हम एक कैरेक्टर नहीं कह सकते। इसीलिए 56 जो है वो एक कैरेक्टर नहीं है, बट 56 का जो फर्स्ट डिजिट है उसे वो रीड कर लेगा और 5 यहाँ पर सेव कर देगा। इस चीज को थोड़ा और अच्छे से आपको मैं समझाता हूँ। आप देखो मैंने यहाँ क्या कहा, पहले कैरेक्टर था, अब मैं एक इंटीजर लेना चाहता हूँ, इंटीजर num5 में कर देता हूँ, और मैं इसे भी cin के थ्रू लेना चाहता हूँ, और फिर मैं यहाँ num5 कर देता हूँ, और यहाँ पर cout से भी लिख ही देता हूँ यार, एंटर अ नंबर। एंटर अ नंबर मैंने बोल दिया, और ऊपर मैं एंटर अ कैरेक्टर भी बोल सकता था, एंटर योर फेव कैर भी बोल सकता था cout के थ्रू। और अब यहाँ पर देखो मैंने cin भी कर दिया है। अब मैं cout करूंगा, cout में मैं करूंगा द नंबर इज, और यहाँ पर num5 को भी डाल दूंगा, और फिर एंडल करके नई लाइन भी ले आऊंगा। कंट्रोल एस से सेव करके इस प्रोग्राम को मैंने रन किया। अब रन करने के बाद मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर फिर से 56 लिखूंगा और एंटर करूंगा। तो आप यहाँ देखो पहले 5 तो उसने एक कैरेक्टर में ले लिया, बट जो 6 बचा था ना उसे इसने अपने आप ले लिया, हमें देना ही नहीं पड़ा। ये जो num5 है उसमें जाके 6 अपने आप सेव हो गया है। अगर इसी चीज को फिर से मैं रन करके एक अलग तरीके से दिखाऊं, मैंने क्या किया, a लिखा और उसके बाद 56 लिख दिया। अब देखते हैं हम कि क्या आउटपुट आएगा। अभी देखो a को उसने अपने आप ले लिया, उसने बोला कि a जो कैरेक्टर है वो आप ले लो और फिर 56 को दे दो, 56 को इसने num5 में डाल दिया। तो ऐसे ही ये जो हमारा इनपुट बफर का कॉन्सेप्ट है वो रिजॉल्व होता है। अब आउटपुट बफर क्या होता है यार, आउटपुट बफर भी तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, और उसी को समझने के बाद हम एंडल और बैकस्लैश n में डिफरेंस को समझने वाले हैं। जैसे हमारा इनपुट बफर होता था वैसे ही आउटपुट बफर भी होता है। अभी यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया था जिसमें हमारी रैम थी और हमारा इनपुट जा रहा था, और यहाँ से हमारा आउटपुट आ रहा था, और यहाँ छोटे छोटे बफर्स हैं, मतलब छोटी छोटी टेम्पररी मेमोरीज है जो बन जाती हैं जब भी हम किसी प्रोग्राम को रन करते हैं। इन सारी बातों को ध्यान से याद रखना, चाहे आप इन चीजों को लिख लो, इनके नोट्स बना लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम एक प्रोग्राम को रन करते हैं तो इनपुट और आउटपुट बफर जो होते हैं वो एक टेम्पररी मेमोरी बनते हैं, और वो उस प्रोग्राम के टाइम के लिए ही बनते हैं जिसमें हमारा इनपुट में हम जो भी चीजें डाल रहे हैं वो इनपुट बफर में जाती है। और ये जो सी आउट होता है, सी आउट हमारा आउटपुट स्ट्रीम निकालता है। तो हम सी आउट से जो भी चीजें भेज रहे हैं वो भी एक मेमोरी के थ्रू ही, हमने क्या कहा, एंटर द नंबर 1। तो ये सबसे पहले इस एंटर द नंबर 1 को यहाँ पर एक स्ट्रिंग में सेव करके निकाल देगा। उसके बाद सी आउट दूसरा है तो इसको ये यहाँ पे रखेगा। जब ये पहला सी आउट प्रिंट हो जाएगा तो उसके बाद दूसरे सी आउट को प्रिंट करेगा। और यही कॉन्सेप्ट जैसे हमारा इनपुट बफर का होता है वही कॉन्सेप्ट आउटपुट बफर का भी होता है। और वैसे ही स्ट्रीम बनके पहले हमारी एक स्ट्रिंग प्रिंट होती है, फिर हमारी दूसरी स्ट्रिंग प्रिंट होती है, फिर हमारी तीसरी स्ट्रिंग प्रिंट होती है। और इनपुट बफर को जैसे समझाया वैसे ही आप आउटपुट बफर को भी समझ सकते हो, और ये कॉन्सेप्ट समझाना भी आपको इंपॉर्टेंट था। और अब हम बैकस्लैश एन और एंडल के बीच डिफरेंस को देखने वाले हैं। तो गाइज अभी एंडल और बैकस्लैश एन को समझाने से पहले मैं यहाँ कहूंगा कि जितनी भी चीजें हम पढ़ते हैं ना, यहाँ पर हमने इनपुट बफर पढ़ा, एस्केप सीक्वेंसेस पढ़ा, कैर डेटा टाइप पढ़ा, तो ये अलग अलग टाइप की चीजें हैं। अगर आपको कुछ चीजें समझ इसमें ना आए या थोड़ा डिफिकल्ट लगे या आपको कोई कंफ्यूजन है या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बट अगर पहले आप गूगल पे जाओ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि मस्ट गूगल इट एंड रीड द आर्टिकल्स। सबसे पहले आप गूगल पे जाके अपने क्वेश्चन को लिखो और जो भी आर्टिकल आए उसको रीड करने की कोशिश करो, और फिर भी आपको समझ ना आए तब आप कमेंट्स में लिखो, क्योंकि हम इंटरनेट पे अगर सर्च करें तो बहुत सारी चीजों के आंसर्स होते हैं। और वैसे ही यार जैसे हम अभी पढ़ रहे थे कि बैकस्लैश एन जो होता है वो एक नई लाइन को ले आता है, और हमने पहले पढ़ा था कि एंडल का भी यूज उसी चीज के लिए कर रहे हैं हम, तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन रेज हुआ। ऐसे ही अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपके दिमाग में रेज हो सकते हैं, और उन्हें समझने के लिए आप गूगल करो और आर्टिकल्स को रीड करो। और यही चीज आपको अभी मैं समझाने वाला हूँ। गूगल पे आप आओ, आपके पास क्वेश्चन है कि एंडल एंड एन में हमें डिफरेंस ढूंढना है, ये जो बैकस्लैश एन और एंडल है इसमें क्या डिफरेंस होता है, तो आपको डायरेक्टली सारी चीजें समझ आ जाएंगी। यहाँ पे देखो एंडल एंड बैकस्लैश एन बोथ सीम टू डू द सेम थिंग बट देयर इज अ सटल डिफरेंस बिटवीन देम।
मतलब दोनों का काम ऑलमोस्ट सेम होता है, बट एक छोटा सा डिफरेंस है जो आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। ये जो सी आउट एंडल होता है, इंसर्ट्स अ न्यू लाइन एंड फ्लशेस द आउटपुट बफर। हमने आउटपुट बफर के बारे में पढ़ा था। जब जब हम यहाँ पर सी आउट का यूज करते हैं, इस प्रोग्राम में आपको दिखाता हूँ, ये सी आउट का हमने यूज किया तो ये स्ट्रीम जाती है आउटपुट बफर में। आउटपुट बफर में जितनी भी चीजें हैं ना, वो क्यू में सेव होती रहती है। तो ये जो आउटपुट बफर होता है इसको फ्लश कर देता है, मतलब सारा आउटपुट बफर साफ हो जाता है जब हम एंडल का यूज कर रहे हैं। मतलब ये लाइन जब हमने लिखी तो ये आउटपुट बफर में तो गया, बट जब ये लाइन खत्म होने वाली थी तो एंडल ने हमारा आउटपुट बफर को फ्लश कर दिया, मतलब सारी चीजें साफ कर दी और एक नई लाइन भी बना दी। वेयर एज सी आउट बैकस्लैश एन जस्ट इंसर्ट्स अ न्यू लाइन। मतलब जो बैकस्लैश एन होता है वो एक ही काम करेगा हमारा, बस एक नई लाइन डालेगा, बट हमारा आउटपुट बफर को फ्लश नहीं करेगा। और इसीलिए मुझे आपको आउटपुट बफर और इनपुट बफर का कॉन्सेप्ट समझाना पड़ा, ताकि आप समझ पाओ कि क्या इनमें की डिफरेंस होता है। ये जो एंडल और बैकस्लैश एन है, इसमें बस यही डिफरेंस होता है। तो आगे हम अपने प्रोग्राम्स में और अपने पूरे कोर्स में इन सारी चीजों को यूज करते रहेंगे। और इस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीजें आपको समझा दी, तो इन सारी चीजों को वापस रिवाइज करना, समझना कि मैंने क्या बोला है, डिस्क्रिप्शन में कोड ले लेना या फिर जो आपने नोट्स अपने बनाए हैं उनको वापस रीड करना, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो इस टॉपिक की। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगा कुछ नए टॉपिक्स के साथ और बेटर एक्सप्लेनेशंस देने की कोशिश करूंगा। मुझे सपोर्ट करते रहो। आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप कमेंट करो और वीडियो को शेयर करो। तो गाइज थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।